हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो जूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग स्कूल है, जूरिस्ट लोगों ने नहीं बांटा था, हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए बांटा है। हर स्कूल का एक क्रक्स है। जैसे हिस्टोरिकल स्कूल, वो ये मानता है कि जो लॉ है उसका ओरिजिन हिस्ट्री से आया है। लॉ का जो भी सब चीज़ें वो कहाँ से आई है, हिस्ट्री से आई है। तो जिन भी जूरिस्ट के थॉट्स का एसेंस ये कहता है कि जो लॉ है हिस्ट्री से आया, हमने उनको हिस्टोरिकल स्कूल में डाल दिया। ये मैंने जस्ट ऐसे आपको एग्जाम्पल दिया। अब मेरे कहने का मतलब ये है, कोई जूरिस्ट है, ठीक है, मान लो एक स्कूल के अंदर हमने उसे डाला है, हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके जो थॉट्स हैं वो किसी और स्कूल के थॉट से मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जूरिस्ट लोग को नहीं पता था कि वो इस स्कूल की कैटेगरी में आएंगे या फिर उनकी थ्योरी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहली चीज़ ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वैसे यही है। और दूसरी चीज़, कोई आप जूरिस्ट को पढ़ोगे, एक स्कूल के अंदर अलग अलग जूरिस्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे जूरिस्ट के थॉट्स मैच करेंगे। जैसे हिस्टोरिकल स्कूल में इतने सारे जूरिस्ट हैं, तो क्या सबके थॉट मैच करेंगे? नहीं, सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं। बस उनका क्रक्स रहता है ना कहीं थोड़ा बहुत सेम रहता है, इस वजह से वो लोग एक स्कूल के अंदर आ जाते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। पीछे का बैकग्राउंड ये सब क्लियर रहता है ना, तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। कंसेप्ट जानने में वो तो पता ही चल जाएगा। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले जो जूरिस्ट थे, उनका मेन क्रक्स क्या था? हर स्कूल का अपना अपना एसेंस है। तो इस स्कूल का एसेंस ये है कि जो लॉ है वो सोसाइटी से ही आया है। जो लॉ है उसे लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया है, ठीक है, वो कहाँ से आया है? सोसाइटी से आया है। इस रिगार्ड में हम एलरिच की बात को देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि चाहे अभी का समय देख लो या फिर कोई सा भी समय देख लो, जो लीगल डेवलपमेंट होता है वो लेजिस्लेशन की वजह से नहीं होता। पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया और लॉ बन जाता है, या फिर किसी जुरिस्टिक डिसीजन से, मतलब कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया उसकी वजह से लॉ नहीं बनता। लेकिन लॉ जो रहता है वो सोसाइटी में ही प्रेजेंट रहता है, सोसाइटी की वजह से बनता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल आया कैसे? पहले जो स्टेट था वो लेजिस्फेयर का सिस्टम था। लेजिस्फेयर मतलब गवर्नमेंट का किसी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। इसके पीछे की रीजनिंग ये थी कि सपोज कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो वो ग्रो करेगा, और जब वो ग्रो करेगा तो सोसाइटी ग्रो करेगी। ये था इसका रीजनिंग। लेकिन यहाँ पे आपने कोट सुना होगा, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअर। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जा रही है, जो ऑलरेडी अच्छे हैं वो तो और अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो थोड़े बेकार पोजीशन पे और ज़्यादा बेकार हो रहे हैं। तो कोई ना कोई एक अथॉरिटी रहनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को चेक कर सके। तो हमें ये रियलाइज़ हो कि हमें एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, है ना। जो जैसे अभी हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्कीम्स है, जैसे फार्मर्स के लिए, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, सोसाइटी में तो जिसको भी रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई गई हैं। तो इसी वजह से जो है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल आया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसी जूरिस्ट के बारे में नहीं, बल्कि एक सोशियोलॉजिस्ट ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ेंगे। अगर इन लोग के नाम की प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ, तो हमारे तो किसी टीचर ने कुछ प्रोनाउंस किया, कुछ प्रोनाउंस किया। आप लोग जानते हैं तो आप लोग प्रोनाउंस करना, मुझे क्षमा करना। तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल का नहीं। सोशियोलॉजिकल स्कूल का फादर कौन है, आप पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन्होंने क्या किया, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाता है, इस वजह से मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये बताया कि जो सोसाइटी है ना, वो भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, वो जो कि ग्रो करता है। जब हम अच्छे प्रिंसिपल्स पे सोसाइटी को गवर्न करते हैं तो वो ग्रो करता है। और ये बताया कि जो लॉ है उसका फोकल पॉइंट जो होता है, मतलब मेन एम्फेसिस जो लॉ का है, वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं रहता बल्कि सोसाइटी के ऊपर रहता है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा, वो क्या कहा कि कुछ नहीं है लॉ, बस एक कस्टम्स जो होते हैं ना उसे ही हार्डन कर दिया जाता है ना, उसे ही और मजबूत बना दिया जाता है कस्टम्स को, वो हमारे लॉ बन जाते हैं। और इनके हिसाब से जो लॉ है वो 4 जगह से आते हैं। एक तो डिवाइन लॉ, फिर इंजंक्शंस जो कि हमारे पुराने लीडर्स ने दिया है, और रूलर का क्या विल है, और सोसाइटी का क्या कलेक्टिव ओपिनियन है। तो यही 4 सोर्सेज है जहाँ से लॉ आते हैं। फिर रुडोल्फ वॉन आयरिंग, इनकी थ्योरी देखते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा गया है, सोशियोलॉजिकल स्कूल का नहीं, इस थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ही पूछा नहीं जाएगा, फादर सोशियोलॉजिकल स्कूल ही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए, कुछ पता नहीं है ना। तो इन्होंने बताया कि 3 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। एक इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल का, एक होता है हमारी सोसाइटी का इंटरेस्ट, और एक होता है हमारा स्टेट का इंटरेस्ट। तो लॉ का काम क्या है? इन्हीं 3 इंटरेस्ट को बैलेंस करना। अब इन लॉ मतलब कैसे किया जाता है इन चीज़ों को? तो 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले कोएर्शन और रिवॉर्ड,
मतलब अगर हमें किसी सोसाइटी में किसी से कुछ लॉ मनवाना है तो उसके पीछे 2 चीज़ें होती हैं, या तो डराव कोerशन, या फिर अगर वो लॉ माने तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। फिर उन्होंने लॉ को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि लॉ जो है वो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल का रिजल्ट है। सोसाइटी में स्ट्रगल होता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो स्ट्रगल होता है तो उस स्ट्रगल का समाधान निकालने के लिए क्या होता है, लॉ बनता है। लॉ का काम क्या रहता है, सोसाइटी को सर्व करना, सोशल इंटरेस्ट को सर्व करना। ये जो क्लैशेज इन तीनों इंटरेस्ट में, इंडिविजुअल, स्टेट, सोसाइटी के इंटरेस्ट में, इसे जो है बैलेंस करना, इससे सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है। फिर उन्होंने सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी। ये मानते हैं कि क्या होता है कि कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिलना चाहिए और पेन को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बेंथम ने इस थ्योरी को एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि हर एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम प्लेजर मिलना चाहिए और पेन अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इस बात को इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। फिर एहलरिच की बात करते हैं। एहलरिच को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आयरिंग, एहलरिच, रॉस्कोपाउंड, ये बहुत तीन प्रोमिनेंट लोग हैं सोशोलॉजिकल स्कूल के, ठीक है। एहलरिच का क्या कहना है, इन्होंने लिविंग लॉ का कंसेप्ट दिया था। अब मैंने जैसे आपको बताया था आपको अपना स्केलेटन नोट बनाना है, तो उस स्केलेटन नोट में एहलरिच के नाम के आगे आपको क्या लिखना है, लिविंग लॉ के बारे में लिखना है। अब जूरिस्प्रूडेंस याद करने का ना एक और छोटा सा टेक्निक बताऊं। अब आप क्या क्या करो ना, किसी भी आप जूरिस्ट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ते हो तो देखो कि क्या प्रेजेंटली ऐसा कोई लॉ है जो कि इस थ्योरी पे बेस्ड है। इंडिया में मतलब हमारे सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ है जो इसके ऊपर बेस्ड है। अगर आप ऐसे करके करोगे ना तो आपको जो है अच्छे से याद होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो है हम लॉ 2 तरीके से मनवाते हैं, एक तो कोerशन से या रिवॉर्ड देके, है ना। तो आप देखोगे क्या हमारे पास कोई रिवॉर्ड थ्योरी, देखो कहीं पे रिवॉर्ड थ्योरी है क्या कि कोई ऐसा करेगा वैसा करेगा तो कुछ होगा, ये चेक करना पड़ता है। फिर देखेंगे कि अच्छा कोerशन, हाँ हम देख सकते हैं कोerशन थ्योरी लगता है कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे रखी है, क्यों, डराने के लिए। अब जैसे हमारे नए क्रिमिनल लॉ देखोगे तो अब जो रिवॉर्ड वाली मैंने बात बताई थी ना, अब नए वाले क्रिमिनल लॉ देखोगे तो देखना वहाँ पे क्या है कि अगर जैसे हिट एंड रन केस का है, अगर कोई बता देता है ना, ऑफेंस करने के बाद अगर कोई इन्फॉर्म कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसकी जो सज़ा वो कम कर दी जाती है। तो क्या एक तरीके से रिवॉर्ड नहीं है, उसकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड नहीं है, तो क्या इनकी थ्योरी फिट नहीं बैठ रही। मैंने आपको आयरिंग की थ्योरी बताई, क्या वो फिट नहीं बैठ रही, बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो हर एक जूरिस्ट की जब आप थ्योरी सुना करो तो सोचो, एनालाइज करो कि हमारा जो सिस्टम है क्या इनकी थ्योरी सही बैठ रही है। अच्छा, अगर सही बैठ रही है तो कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सही बैठ रही है, या फिर एकदम ही इररिलेवेंट है, ऐसे करके ज़्यादा याद होगा। और अगर अभी आपको एग्ज़ाम वगैरह कोई देना है या फिर जूरिस्प्रूडेंस का कल आपका पेपर है तो क्षमा करना इस पे ध्यान नहीं देना है। उसके बाद नहीं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रखना है तो उसके लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको अपना समझ कर ही बताती हूँ, इसमें बीच बीच में ऐसे करके बताती रहती हूँ। हम मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो की ड्यूरेशन कितनी हो रही है, इट्स ऑल कि बस आपका फ़ायदा हो। अब एलरिच ने 2 तरीके के लॉज बताए, ठीक है। एक बताया फॉर्मल लॉ और लिविंग लॉ। फॉर्मल लॉ मतलब मान लो जो लॉ हमारे पार्लियामेंट ने पास कर दिया, ठीक। और लिविंग लॉ जो कि सोसाइटी में खुद बनता है, अपने आप जो लॉज बन जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पे लिविंग लॉ की सुप्रीमेसी बताई, क्यों, क्योंकि लिविंग लॉ जो है वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बनता है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है, सोसाइटी की जो नीड है उस हिसाब से बनता है। तो फॉर्मल लॉ क्या करता है, बस लिविंग लॉ को कॉपी करता है, लिविंग लॉ के पीछे चलता है। तो किसकी सुप्रीमेसी, लिविंग लॉ की सुप्रीमेसी। अब देखो इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके दिखाऊं। चलो जुडिशरी का एग्जाम्पल लेते हैं। जुडिशरी जब भी किसी केस को डिसाइड करती है तो गाइडलाइंस पास करती है ना। अब वो जो गाइडलाइंस रहते हैं वो कैसे पास करती है, सोसाइटी को देखते हुए कि सोसाइटी में मतलब क्या कंडीशन चल रही है, उस हिसाब से वो गाइडलाइंस पास करती है। जो जुडिशरी है लॉ को इंटरप्रेट कैसे करती है, सोसाइटी को देख के इंटरप्रेट करती है। तो क्या है, ये लिविंग लॉ ही तो है, और क्या है। अगर एक बार आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा। देखो हाँ, मतलब शायद बात आपके सर के ऊपर से ना जाए, इस वजह से मैं इसे यहीं पे बंद करती हूँ। समझ आ रहा है तो प्लीज़ बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं इन चीज़ों को इंक्लूड करूँ। मैं थोड़ा सा अफ्रेड रहती हूँ इसे इंक्लूड करने से कि मुझे पता नहीं है ना व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, आई कैंट सी यू, दैट्स वाई। अगर आप बताओगे आपको समझ आ रहा है तो मैं आगे और इंक्लूड करती रहूँगी। फिर अगले जो हैं लियोन डुगेट, इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें कंसेप्ट दिया था वो दिया था सोशल सॉलिडारिटी का।
सॉलिडारिटी मतलब भाईचारा, मतलब सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस की बात समझाई। इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है, हम लोग आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, और उसी की देन है कि लोग लोनली फील करते हैं, क्योंकि हमारी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। हम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग लोगों पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं ना। अगर मैं चाहूँ अकेले रहना, सपोज आप खुद का अपना दिन देखो, क्या आप सारे काम ऐसे कर रहे हो जो एकदम इंडिपेंडेंट है, जो सिर्फ आप पे डिपेंड कर, नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं ना। तो इनका कहने का मतलब ये था कि हम सब इंटरडिपेंडेंट है। तो इन्होंने बोला कि किसी भी लॉ को चेक करना है ना कि वो लॉ सही है या गलत है, हम ये देखेंगे कि क्या वो सोशल सॉलिडारिटी को प्रमोट कर रहा है। अगर वो सोशल सॉलिडारिटी को प्रमोट कर रहा है तो वो लॉ एकदम सही है, लेकिन अगर वो सोशल सॉलिडारिटी को नहीं प्रमोट कर रहा, मतलब लोगों में आइसोलेशन लाने की कोशिश कर रहा है, ये जो इंटरडिपेंडेंस है लोगों के बीच में उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो लॉ बेकार है। ये वैसे ना डुगविड डर्कहाइम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बताया था कि एक जज दूसरे जज का चेला रहता है, मतलब इंस्पिरेशन लिया। ऐसा मैं नहीं कहती, इसे कहा जाता है। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ कहने वाला। तो क्या होता है कि इससे आपको याद रहेगा, है ना। एक पढ़ोगे लेकिन याद दो लोग हो जाएंगे। क्रिटिसिज्म क्या था? क्रिटिसिज्म ये था कि इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट राइट के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस ही नहीं किया, और इनके हिसाब से तो किसी तरीके का प्राइवेट राइट था ही नहीं, है ना। मतलब इन्होंने कोई प्राइवेट राइट को मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। इंसान के प्राइवेट राइट भी तो चाहिए होते हैं, हाँ इंटरडिपेंडेंस ठीक है, लेकिन एक प्राइवेट राइट की भी तो नीड होती है ना। ऐसा कहा जाता है इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल बातें करी, बस फिलोसफी झाड़ी है, मतलब थोड़ा डिविनिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करी, मतलब नेचुरल लॉ स्कूल वाली बातें करी। तो ये कहा गया कि इन्होंने नेशनल लॉ स्कूल को डोर से धक्का दिया लेकिन विंडो से वापस बुला लिया। वही ना, कोई फिलोसफिकल हो जाता है तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। अगले जूरिस्ट है हमारे रॉस्को पाउंड। तो रॉस्को पाउंड ने क्या, रॉस्को पाउंड ये है हमारे फादर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल, है ना। तो इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया। लोगों को ये भी रास नहीं आया, अभी मैं बताती हूँ कैसे। तो सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट था, उन्होंने ये बताया कि जो काम एक इंजीनियर का होता है ना, जो लॉयर है उसका भी वही काम है, लॉ है उसका भी वही काम है। किस तरीके से उसका ये काम है, देखो, एक ऐसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाना ना, ऐसी इंजीनियरिंग करना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना सोसाइटी का कि मैक्सिमम वांट्स लोगों के सेटिस्फाई हो जाए, कम से कम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो, कम से कम वेस्ट हो, और मैक्सिमम लोगों के वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। और ये जितने भी इंटरेस्ट हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, और सोशल इंटरेस्ट, इन सबको बैलेंस करना, ये है हमारा सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट। लेकिन लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये भी रास नहीं आया, ठीक है। कि उन्होंने बोला कि आपने लॉ जो है वो मैकेनिकल नहीं है, इंजीनियरिंग को हम मैकेनिकल कह सकते हैं, लेकिन लॉ को मैकेनिकल नहीं कह सकते। कोई यहाँ पे कुछ हटके करना चाहे तो उससे तो क्रिटिसिज्म देखो मिलेगा ही, लेकिन फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल कौन है, रॉस्को पाउंड। तो क्या समझते हो? कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद इन्होंने हमें जूरल पोस्टुलेट्स दिए। जूरल पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, जिसकी हम वैलिडिटी मानते हैं। हम मानते हैं कि हाँ ये सही चीज़ें हैं, ये सॉलिड चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमें अपना इंस्टीट्यूशन बेस करना है, इसके ऊपर हमें अपना लॉ बनाना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पोस्टुलेट्स सिर्फ हाइपोथेसिस है, मतलब इन्हें प्रूफ डिस्प्रूफ किया जा सकता है, सही गलत साबित किया जा सकता है। तो क्या है ये जूरल पोस्टुलेट? 5 है जूरल पोस्टुलेट। तो पहले ये है कि मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट अदर्स विल कमिट नो इंटेंशनल अग्रेशंस अपॉन देम। तो वही है कि आईपीसी से रिलेटेड, आईपीसी अब हम कह सकते हैं भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड, ठीक है, कि मतलब उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं कमिट करेगा। दूसरा ये है, आप लोग रीड कर लेना, है ना। दूसरा ये है कि अगर किसी ने अपने लेबर से कोई चीज़ एक्वायर करी है ना, अपनी मेहनत से, तो उस पर उसका पूरा हक बनता है, ठीक है, कोई और आके उससे नहीं ले लेगा। तो बेसिकली प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया हमारा, है ना, और फिर हमारा टीपी आप पढ़ोगे, वो उन सब चीज़ों की बात हो रही है। फिर तीसरा है, दे मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट दोज विथ हुम दे डील इन द जनरल इंटरकोर्स ऑफ सोसाइटी विल एक्ट इन गुड फेथ। हाँ, गुड फेथ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट करना। फिर फोर्थ पॉस्टुलेट है कि दे मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट दोज आर एंगेज इन सम कोर्स ऑफ कंडक्ट विल एक्ट विद ड्यू केयर नॉट टू कास्ट एन अनरीजनेबल रिस्क और इंजरी ऑन अदर्स। तो ड्यू केयर, है ना, टॉट। फिर फिफ्थ वाला भी, ये भी हमारा टॉट से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारा, अच्छा, फिफ्थ वाला जो जूरल पोस्टुलेट पढ़ो और बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल है टॉट का, ठीक है। दे मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट अदर्स हु मेंटेन थिंग्स लाइकली टू गेट आउट ऑफ हैंड और टू एस्केप एंड टू डैमेज विल रिस्ट्रेन देम और कीप देम विद इन देयर प्रॉपर बाउंड्स।
ठीक है। तो आप ये बता देना कि कौन सा कंसेप्ट है, तो इससे आपका टॉट का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो किसी तरीके का डाउट हो तो यू कैन ऑब्वियसली रिवर्ट बैक टू अस, वी आर देयर टू हेल्प यू, है ना। और मन लगा के पढ़ो, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं आगे भी इसकी वीडियोस लाती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।